देखो, हर बार ये रेट्रो रिव्यू डालने से पहले मैं YouTube पे पोल डालता हूँ कि क्या आपको ये पसंद है, क्या आपको ये पसंद नहीं है। लेकिन जब से मैंने थर्ड ऑप्शन देना चालू किया है कि आपने ये देखा ही नहीं है, तब से उसी को हमेशा मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं। शायद सच में मेजोरिटी लोगों ने एक आधा मूवी सीरीज नहीं देखी होगी, लेकिन हर बार मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ मजाक के लिए वो थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि इतने सारे लोगों ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं देखी? क्योंकि देखो, भले ही आपकी उम्र कितनी भी होने दो, लेकिन अगर आप किसी जमाने में टीवी देखते थे, आपने गलती से कभी टीवी के सामने बैठे हो, उसमें आपने अगर कभी गलती से भी हॉलीवुड एक्शन मूवीज वाला चैनल लगा दिया हो ना, तो फिर आपके सामने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक बार तो आया ही होगा। गलती से बोल रहा हूँ, जानबूझ के भी नहीं। अगर आपके घर में टीवी या फिर केबल कनेक्शन रहा होगा ना, तो फिर आपने अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एक तो फाइट सीन देखा ही होगा। एड आने तक ही देखा होगा, लेकिन देखा जरूर होगा। ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो केबल कनेक्शन भी नहीं था। मैं जब भी दोस्त के घर पे जाऊं, वहां जाके अगर टीवी चालू हो, एक्शन मूवी वगैरह लगा हो, तो फिर उसमें बहुत बार 10 में से एक बार तो ये मूवी दिखी जाती थी सामने। ये है रेट्रो रिव्यू एपिसोड नंबर 15। अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऊपर वीडियो बनाने में इतना ज्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि कुछ ऐसी मूवी सीरीज हैं जिनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है। क्योंकि ये जो 3 मूवीज वाली फ्रेंचाइज है, उसने खुद का लेवल ही ऐसा सेट करके रख दिया है कि उसके बारे में बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि जो वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, क्या वो एक्चुअल में जस्टिस कर पाएंगे इस मूवी को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब इस मूवी का पहला पार्ट रिलीज हुआ था 2001 में, तो इसको 13 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, उसमें से इसने 4 जीते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसको 6 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से उसने 2 जीता। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसको 11 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से उसने 11 की 11 जीते। और किसी भी एक सिंगल फिल्म ने एक बार में सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड जो है वो इसी मूवी के नाम पे है। 11 थर्ड पार्ट को मिले थे। हाईएस्ट क्लीन स्वीप, मतलब जिस कैटेगरी में उसका नाम आया उस कैटेगरी में उसको अवार्ड मिला है। नाम दिखा कि ऑस्कर। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्कर्स के अंदर जो बेस्ट पिक्चर वाला अवार्ड होता है, उसमें जितने भी विनर्स हुए हैं, अगर आप सारे ईयर्स की लिस्ट निकाल के उसके अंदर बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के अंदर जिनको अवार्ड मिला है, वो लिस्ट आप देखोगे हर एक ईयर वाइज, तो आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि ऑस्कर जो है वो नॉर्मली एक्शन मूवीज को या फिर जो फ्रेंचाइजेस होते हैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उनको जल्दी अवार्ड्स नहीं देती। जल्दी क्या, बहुत ही रेयरली अवार्ड्स मिलता है। और ये जो एकदम रेयर केस की मैं बात कर रहा हूं ना, वही रेयर केस आता है द लॉर्ड ऑफ द रिंग रिटर्न ऑफ द किंग थर्ड पार्ट। क्योंकि गॉडफादर पार्ट 2 के बाद नेक्स्ट मूवी सिर्फ यही है जिसको एक फ्रेंचाइज के अंदर होने के बाद भी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। और सिर्फ यहाँ पे बात अवार्ड्स जीतने की नहीं है, बल्कि इस मूवी फ्रेंचाइज को जिस तरीके से बनाया गया था ना, वो भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। जैसे कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पार्ट 1 2001 में रिलीज हुआ था, पार्ट 2 2002 और पार्ट 3 2003। लगातार 3 साल तीनों पार्ट रिलीज हुए। अब यहाँ पे इंप्रेसिव बात यह है कि तीनों ही मूवीज 3 घंटे और 3.5 घंटे की थी। और इन तीनों ही मूवीज को एक साथ शूट किया गया था 1999 से लेकर 2000 तक। मतलब पहली मूवी रिलीज होने से पहले ही थर्ड मूवी की शूटिंग इन्होंने चालू कर दी थी। और जिस किसी ने अभी तक एक्चुअल रियलिटी में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं देखा है, वो ये रन टाइम देखने के बाद बोलेगा भाई 3 घंटे 3.5 घंटे की पिक्चर। होंगे ऐसे कुछ लोग जिनको ये टाइम देख के मतलब डर लग जाएगा कि इतनी बड़ी मूवी कौन देखेगा। लेकिन अगर आपने इस फ्रेंचाइज को एक बार देखना चालू कर दिया ना, उसके बाद जब थर्ड मूवी खत्म होगी तो आपको लगेगा और चाहिए। ये जो ऑलमोस्ट 10 घंटे की चीज हमको दिखाई गई है वो कम है, और चाहिए। और ये जो मैं 3 घंटे की रन टाइम वाली बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ थिएटर के लिए था। बाद में जब ये मूवी डीवीडी पे आई तो उसमें आधे घंटे और ऐड कर दिए गए। मतलब पहली मूवी 3.5 घंटे, दूसरी मूवी भी 3.5 घंटे और तीसरी मूवी 4 घंटे। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा रन टाइम होने के बाद भी तीनों मूवीज को बनाने का जो खर्चा आया था ना, वो सिर्फ $281 मिलियन था। यहाँ पे वर्ड मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि आज के जमाने में जो एकदम ब्लॉकबस्टर मूवीज होती है जैसे एवेंजर्स एंड गेम वगैरह, उन एक मूवी का बजट सिर्फ इतना होता है। यहाँ पे उन्होंने 3 इतनी लंबी मूवीज बना ली सेम बजट के अंदर। अब यहाँ पे बात ऐसी भी नहीं है कि हाँ बजट कम है मतलब मूवी की क्वालिटी कम होगी। इसके अंदर के जब आप एक्शन सीक्वेंसेस देखोगे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल रियलिटी में इसके अंदर जैसे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए ना, वैसा आज भी क्रिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है या फिर आपको ये मूवी देखे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, बचपन में देखी थी आपने, तो यूट्यूब पे जाके चालू कर लो, बस इसके जो बैटल सीक्वेंसेस है वो आपको दिख जाएंगे। और वो देखते वक्त आप सिर्फ माइंड में एक बात रखना कि इन्होंने ये मूवी बनाई थी ईयर 2000 में, आज से 20 साल पहले। माइंड ब्लोइंग जो वर्ड है वो हम लोग तो ऐसे ही रैंडमली कहीं भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आप जब इसके अंदर के एक्शन सीक्वेंसेस एक्चुअल में देखोगे, उनका स्केल जब आपको समझ में आएगा कि इतने एक्चुअल में आपका माइंड जो है वो
ब्लो हो जाएगा। तीनों ही मूवीज को एकदम रियलिस्टिक और कम बजट के अंदर बनाने के लिए बहुत सारी उन्होंने बेहतरीन टेक्निक्स यूज की थी, जैसे कि सारी की सारी मूवीज की शूटिंग उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर की थी, जहां पे ऑलरेडी माउंटेन्स वगैरह बहुत सही है लोकेशन, जिसके कारण बहुत सारे शॉट्स मूवी के अंदर ऐसे हैं जिनको देखने के बाद लगता तो नहीं कि वो एक्चुअल में होंगे। सीजीआई यूज किया होगा उनको बनाने के लिए, लेकिन नहीं यूज किया उन्होंने, सीजीआई के बदले रियलिटी यूज की है। और अब क्योंकि ये तीनों ही मूवीज की स्टोरी फैंटेसी के ऊपर बेस्ड है, तो फिर जो मिडल अर्थ हमको दिखाया उसके अंदर बहुत ही अलग अलग क्रीचर्स रहते हैं, जैसे कि हॉबिट्स और एल्फ। अब इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस जो होता है पूरे रेस का, रेस वर्ड सही होगा बोलना, प्रजाति का, हिंदी इज बेस्ट। एग्जांपल के लिए फ्रोडो और गैंडल्फ को ले लो। फ्रोडो जो है वो बावना होता है मूवी के अंदर और गैंडल्फ बहुत बड़ा। लेकिन अगर मूवी के अंदर कोई एक ऐसा शॉट है जिसमें दोनों को साथ में दिखाया है कि फ्रेम के अंदर, बट अगर आप उनके चेहरे नहीं देख सकते हो तो फिर उन्होंने वहां पे डबल यूज किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो हाइट का डिफरेंस है उसको अगर किसी इंटीरियर लोकेशन के अंदर दिखाना है तो उन्होंने सेम सेट 2 स्केल पे बनाए थे। जैसे कि अगर कोई हॉबिट कैरेक्टर है, मतलब वो बावना होता है हाइट में, तो फिर उसके लिए बड़ा स्केल बनाएंगे वो लोग, रूम जो है थोड़ा बड़ा रहेगा जिसकी वजह से वो रूम के अंदर छोटा दिखेगा। लेकिन अगर उसी सेम रूम के अंदर उनको गैंडोल्फ को दिखाना तो फिर सेम चीज वो लोग छोटे स्केल में बनाएंगे, रूम छोटा होगा जिसमें अगर वो एक्टर जाएगा तो फिर वो लगेगा कि बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मूवी के अंदर कोई एक ऐसा सिंगल शॉट है जिसके अंदर गैंडोल्फ और फ्रोडो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे, दोनों के चेहरे भी दिख रहे हैं, तो ऐसे केस में वो लोग डबल्स यूज नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से फोर्स्ड पर्सपेक्टिव का यूज करना है, जिसमें वो लोग फर्नीचर मूव करते हैं। जैसे ही कैमरा मूव होगा, एक एक्टर कैमरे के पास बैठा होगा, दूसरा एक्टर कैमरे से दूर, लेकिन ये सारी चीजें एक साथ आके इतनी जबरदस्त काम करती है कि हम लोग वो नोटिस भी नहीं कर पाते। ये तो सारे हो गए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जो सीजीआई यूज किया इस मूवी के अंदर स्पेशली गोलम के कैरेक्टर के ऊपर, वो आज भी लोगों के होश उड़ा देता है। अगर आप वीएफएक्स रिएक्ट्स वाले चैनल देखते हो यूट्यूब के ऊपर, तो फिर आपको ऑलरेडी अंदाजा होगा कि कितना जबरदस्त काम किया इसके। मतलब ये कैरेक्टर अगर किसी फ्रेम में है तो उस फ्रेम को रेंडर करने के लिए एक फ्रेम 4 घंटे लगते थे, 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम होते हैं। मतलब कि सिर्फ सोच के ही देखो ना, 1 सेकंड का वीडियो बनाने के लिए 96 आवर्स। यहाँ पे अगर विंडोज 10 सेकंड में चालू नहीं होता तो हमको लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी, कितना स्लो है ये। लेकिन अगर ये तीनों ही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज के अंदर सिर्फ इतना ही स्पेशल होता कि उनको बनाने के लिए बहुत ही क्लेवर टेक्निक्स यूज की हैं, कम बजट के अंदर इतनी लंबी मूवीज बना ली उन्होंने, तो फिर शायद से उसको इतना ऊपर का स्टेटस नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ टेक्निकली एस्पेक्ट्स नहीं, बल्कि मूवी जो है एक्चुअल में तीनों ही मूवीज बहुत ज्यादा बढ़िया। स्पेशली अगर हम लोग फैंटेसी जॉनर को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर कोई भी अगर मूवी आती है तो फिर उसको सबसे पहले इससे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि अगर आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी ना तो फिर आपको एक्चुअल में बिलीव हो जाएगा कि ऐसे सारी चीजें थी, जो भी हमको दुनिया दिखाई है इस पूरी सीरीज के अंदर, वो सारे के सारे रियल है। इन मूवीज के अंदर जो बैटल सीक्वेंसेस हैं उनकी मैंने बात की आप लोगों से, लेकिन सिर्फ वो बैटल ही नहीं, जो खून खराबा दिखाते हैं सिर्फ उतना ही नहीं, वो चालू होने से पहले जो एंटिसिपेशन वो लोग बिल्ड करते हैं, जैसे कि बैटल ऑफ हेल्म्स डीप ही ले लो, जो इतनी बड़ी आर्मी धीरे धीरे मार्च कर रही है, उनको लेके जो एक्चुअल में फीलिंग्स है, जो खौफ है बाकी लोगों के अंदर, वो जिस तरीके से एकदम धीरे धीरे करके बिल्डअप करते हैं। मतलब इतनी बड़ी आर्मी अब चल के आ रही है तो फिर सिर्फ उनके चलने से जो आवाज होगी वो फील होगा। ये चीज आप लोगों को भी वो फील कराते हैं इसके साउंड डिजाइन के जरिए, एकदम बहुत जबरदस्त साउंड डिजाइन जो इस मूवी के अंदर है उसके तो क्या ही कहने। अब एपिक लेवल का जो साउंड डिजाइन होता है ना, वो भी नॉर्मल चीज है। अब मैं ये वीडियो बनाने से पहले बस बैटल चेकआउट कर रहा था, उसके अंदर आया ये, मैंने बोला वाह, कहीं यही तो राज नहीं है इनके सक्सेस के पीछे। फिर से अब से ये बन गया मेरे नोटिफिकेशन का रिंगटोन। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर करेंगे, तो फिर देखो दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज तो बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि दोनों ही के अंदर नेड स्टार्क है, दोनों ही के अंदर नेड स्टार्क मर जाता है। स्पॉइलर हो गया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तीनों ही पार्ट्स को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 20 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी इन मूवीज का नाम लिया जाता है। और अगर कभी भी सिनेमा हिस्ट्री की बात निकाली जाती है ना, तो फिर उसके अंदर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एक स्पेशल प्लेस है। मतलब कि देखो इन 3 मूवीज के अंदर कुछ एक ऐसा सीक्रेट हिडन मैजिक था ना, 3 मूवीज के जो डायरेक्टर है पीटर जैक्सन, उनकी तारीफ करनी तो बनती है कि उन्होंने ऐसी चीज बनाई। लेकिन फिर आगे चल के जब इन्होंने यही सेम चीज वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश की हॉबिट फ्रेंचाइज के अंदर, तो ये इसके अंदर का जो वो मैजिक टच था वो पकड़ नहीं पाए। मतलब इतनी ज्यादा स्पेशल बन जाती है लॉर्ड ऑफ द रिंग, क्योंकि अगर आप इन मूवीज की स्टोरी को एकदम बेसिक लेवल पे देखोगे ना, तो फिर ये फ्रोडो की कहानी है जो कि ऐसे प्रजाति से आता है जिसको बहुत ही शांत स्वभाव का माना जाता है। अब एक ऐसे इंसान को बैटल्स वगैरह का सामना करते हुए एक रिंग को ज्वालामुखी के अंदर डालना है, ये हो गई एकदम बेसिक कहानी। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी सारी चीजें डाली गई है इसके अंदर, जैसे कि जो गुड वर्सेस इविल का थीम है, या फिर लालच जो होता है, इंसान जो भी लोग हैं उनके अंदर का लालच, एक इंसान के राजा बनने तक की कहानी, और जो फ्रेंडशिप
है, स्पेशली सैम और फ्रोडो के बीच की। मतलब अगर आप सोचने जाओगे तो फिर फ्रोडो और स्मीगल यानी कि गोलम के बीच का डिफरेंस सिर्फ सैम है। अगर सैम नहीं होता तो ये महाशय भी गोलम की तरह बन गए होते। ये जो सारी बातें, ये जो सारी थीम है और मतलब जो एक्शन वाले फैंस है, जो इस सीरीज के अंदर एक्शन दिखाया है, वो आज के दिन भी रेलेवेंट है और आगे भी रहेगा। इसलिए जब भी अगर कभी एपिक वाली चीजों का बात चले तो फिर उसके अंदर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स परमानेंट प्लेस। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो फिर देख लो, ये चीज मिस मत करना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये है रेट्रो रिव्यू एपिसोड नंबर 15। अगर आपको पहले के 14 एपिसोड्स देखने आप सर्च कर सकते हो या फिर उसकी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी यहाँ कहीं। तो इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स और अच्छे वाले मूवी सीरीज का रिकमेंडेशन में इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, आप फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं छेड़ना था लेकिन अगर आपने गिरने वाला तो मैं ब्लूपर मिल गया।